A very good morning to all of you. So we are continuing with Transfer of Property Act, and we will be starting with section 44. In this course being held for the benefit of those participants who are going to take the ITO preparation exam. Now section 44 of the Transfer Property Act, जहां पर भी दो या ज्यादा को ओनर्स होते हैं एक इमूवेबल प्रॉपर्टी के, दो या उससे ज्यादा को ओनर्स होते हैं एक इमूवेबल प्रॉपर्टी के, उनमें से एक को ओनर जो कि उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने के लिए लीगली कॉम्पिटेंट है, और कॉम्पिटेंट की डेफिनेशन हम पहले देख चुके हैं, वो अपने शेयर को ट्रांसफर कर देता है ऐसी प्रॉपर्टी में, या जो भी उसका इंटरेस्ट है उस प्रॉपर्टी में उसको ट्रांसफर कर देता है। तो जो उस केस में क्या होता है कि जो ट्रांसफरी है वो उस शेयर या इंटरेस्ट के सिलसिले में वो अक्वायर करता है एक तो राइट टू जॉइंट पोजेशन या राइट टू कॉमन और पार्ट एंजॉयमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी। ये दो चीजें ट्रांसफरी अख्तियार कर लेता है उस शेयर या इंटरेस्ट के सिलसिले में, जहां तक कि इसकी जरूरत होती है उस ट्रांसफर को इफेक्ट देने के लिए, क्योंकि इन दो चीजों की जरूरत होती है ट्रांसफर को इफेक्ट देने के लिए। जॉइंट पोजेशन का राइट जो उस व्यक्ति के पास था अपने को ओनर्स के साथ मिलके, और उसके कॉमन एंजॉयमेंट का भी राइट जो भी था, या उसके पार्ट एंजॉयमेंट का अगर राइट था तो वो भी राइट। कभी कभी ऐसा होता है कि सब लोग मिलके किसी प्रॉपर्टी को एंजॉय कर रहे होते हैं, और कभी कभी सबका पार्ट अलग अलग भी होता है। तो जैसा भी था उस राइट को वो अख्तियार कर लेता है। यहाँ दो राइट की बात हो रही, जॉइंट पोजीशन के राइट की और कॉमन और पार्ट एंजॉयमेंट के राइट की। और तीसरा वो ये भी अख्तियार कर लेता राइट कि वो उसका पार्टीशन को एनफोर्स करा सके, उस प्रॉपर्टी के पार्टीशन को वो एनफोर्स करा सकता है। लेकिन ये तीनों राइट जो हैं ये उन कंडीशंस, उन शर्तों और उन लायबिलिटीज के अधीन होते हैं जो कि ट्रांसफर की डेट पर उस शेयर और या फिर उस इंटरेस्ट को अफेक्ट कर रहे थे। जो शेयर या इंटरेस्ट अभी इस प्रकार से ट्रांसफर हुआ है, यानी उस शेयर पर जो भी शर्तें थी या जो भी लायबिलिटीज थी, जो देनदारियां थी या जो जो वायदे हुए थे पहले के, सारे कंडीशंस और लायबिलिटीज जो हैं वो अप्लाई हो जाएंगी उस परचेजर के लिए भी। यानी कि इसमें 44 सेक्शन में कोई व्यक्ति जो को ओनर है वो अपने शेयर को ट्रांसफर कर सकता है। लेकिन इसमें एक शर्त है कि जहां पर जो ट्रांसफरी है उस शेयर का, वो ड्वेलिंग हाउस खरीदा है उसने, यानी रहने का घर खरीदा है जो कि एक अनडिवाइडेड फैमिली को बिलोंग कर रहा था। उसने ऐसा रहने का घर खरीदा है जो कि किसी अनडिवाइडेड फैमिली को बिलोंग कर रहा था, और ट्रांसफरी जो है उस फैमिली का मेंबर नहीं है, ट्रांसफरी उस फैमिली का मेंबर नहीं है। तो इस सेक्शन में दिया हुआ कुछ भी जो है उसको एंटाइटल नहीं करेगा जॉइंट पोजीशन के लिए या कॉमन या पार्ट एंजॉयमेंट के लिए। ऑब्वियसली वो पार्टीशन तो मांग ही नहीं सकता क्योंकि वो मेंबर ही नहीं है। बस ये है कि वो जॉइंट पोजीशन का भी हकदार नहीं होगा और कॉमन या पार्ट एंजॉयमेंट का भी हकदार नहीं होगा।
अगर वो उस फैमिली का मेंबर नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अनडिवाइडेड फैमिली जो होती है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, उसका जो मेंबर है वो अपने शेयर को किसी बाहर वाले व्यक्ति को पास ऑन नहीं कर सकता, क्योंकि पास ऑन करेगा तो कोई अधिकार ही नहीं मिलेगा, तो पास ऑन करने का क्या फायदा हुआ। उसके बाद है सेक्शन 45। सेक्शन 45 कहता है कि जहां पर भी वेयर इमूवेबल प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड फॉर कंसिडरेशन, जब भी कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी को पैसे लेके ट्रांसफर किया जाता है, मैं थोड़ा साधारण शब्दों में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ट्रांसफर्ड फॉर कंसिडरेशन टू टू और मोर पर्सन्स, और इस प्रॉपर्टी को दो या उससे ज्यादा लोगों को ट्रांसफर किया जाता है, और वो जो दो लोग हैं वो उसका पेमेंट करते हैं एक फंड में से, एंड सच कंसिडरेशन इज पेड आउट ऑफ अ फंड बिलोंगिंग टू देम इन कॉमन। जो फंड उन लोगों का कॉमन में था, जो कि लोग खरीद रहे थे प्रॉपर्टी को, जो दो से ज्यादा लोग थे जिन्होंने प्रॉपर्टी को खरीदा था। They are, in the absence of a contract to the contrary, respectively entitled to the interest in such property, identical as nearly may be with the interest to which they were respectively entitled in the fund. तो जितना भी उनका एंटाइटलमेंट उस फंड में था खरीदारों का, जिससे वो पेमेंट कर रहे हैं, जो भी शेयर थे उनके एंटाइटलमेंट के, मतलब जो भी उनका शेयर था, उसी शेयर में उनको प्रॉपर्टी भी मिलेगी, उसी प्रपोर्शन में उनको जो उनका एंटाइटलमेंट प्रॉपर्टी का भी होगा। लेकिन अगर ऐसा कंसिडरेशन अलग अलग फंड से दिया जा रहा है, यानी दो या ज्यादा लोग खरीद रहे हैं और हर व्यक्ति का अपना अपना फंड है और सेपरेट फंड्स हैं, और हर सेपरेट फंड में से पेमेंट किया जा रहा है, तो वो रिस्पेक्टिवली यानी क्रमशः एंटाइटल्ड होंगे उतने इंटरेस्ट के उस प्रॉपर्टी में जो कि उनके शेयर के प्रोपोर्शन में होगा, जो भी उन्होंने एडवांस किया है, विच दे रिस्पेक्टिवली एडवांस्ड। एडवांस मतलब जो दिए पेमेंट, जितना पेमेंट उन्होंने दिया है, बढ़ाया है, उसके प्रोपोर्शन में ही उनको प्रॉपर्टी का भी इंटरेस्ट मिलेगा। लॉजिकल बात है, जितना पैसा आप देंगे उतनी उसी हिसाब से आपको जो है पेमेंट मिलेगा। In the absence of evidence as to the interest in the fund to which they were respectively entitled, अगर ये पता नहीं चल पा रहा, इसका सबूत एब्सेंट है कि कितना इंटरेस्ट उस फंड में उनका है जो खरीदार हैं, to which they were respectively entitled, और as to the shares, या शेयर्स का नहीं पता चल पा रहा, which they respectively advanced, जो उन्होंने क्रमशः एडवांस किया था, दिया था, such person shall be presumed to be equally interested, ऐसे व्यक्तियों के बारे में ये मान लिया जाएगा कि वो बराबर इंटरेस्टेड है उस प्रॉपर्टी में, यानी कि उनको वो प्रॉपर्टी बराबर मात्रा में मिल रही है, यानी कि जितना भी वो पैसा उन्होंने जब पता नहीं चल रहा फंड में कितना उनका इंटरेस्ट है और फंड में से पैसा दिया गया है, तो बराबर बराबर मात्रा में प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी उनके बीच में, उनका सबका जो शेयर होगा वो बराबर बराबर रहेगा। अब आते हैं 46 पर। वेयर इमूवेबल प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड फॉर कंसिडरेशन, जहां पर भी पैसे लेके प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जा रही है, बाय पर्सन्स हैविंग डिस्टिंक्ट इंटरेस्ट देयरइन, और जो ट्रांसफर कर रहे हैं उनका उस प्रॉपर्टी में डिस्टिंक्ट इंटरेस्ट है, बिल्कुल साफ तौर पे अलग थलग इंटरेस्ट है, क्लियर है इंटरेस्ट कितना है उनका, उनका शेयर कितना है उस प्रॉपर्टी में, बिल्कुल साफ पता है, और सबके अपने अलग अलग इंटरेस्ट हैं। इंटरेस्ट है मतलब जो हक है उनका। द ट्रांसफर्स आर इन द एब्सेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्री एंटाइटल्ड टू द शेयर, ऐसे केस में जो ट्रांसफर्स हैं वो उस कंसिडरेशन में बराबर के हकदार होंगे जहां पर उनका इंटरेस्ट बराबर वैल्यू का है, वेयर देयर इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी वर ऑफ इक्वल वैल्यू, एंड वेयर सच इंटरेस्ट वर ऑफ अनइक्वल वैल्यू, जहां पे उनका इंटरेस्ट अनइक्वल वैल्यू का है,
तो उस केस में उनको प्रोपोर्शनेट अमाउंट के हकदार होंगे। वो जो भी कंसिडरेशन है वो मिल रहा है उसके प्रोपोर्शनेट हकदार होंगे। 47 वेयर सेवरल को-ओनर्स ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर अ शेयर, जहां पर कई सारे को-ओनर्स हैं एक प्रॉपर्टी के, इमूवेबल प्रॉपर्टी के, अचल संपत्ति के, और वो उस अचल संपत्ति में एक शेयर कोई भी ट्रांसफर कर देते हैं, उन्हें पूरा ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं। दे ट्रांसफर अ शेयर देयरिन विदाउट स्पेसिफाइंग, बिना ये स्पेसिफाई करे हुए दैट द ट्रांसफर इज टू टेक इफेक्ट ऑन एनी पर्टिकुलर शेयर, कि वो ट्रांसफर जो है किस खास शेयर पे अप्लाई करेगा या शेयर्स पे अप्लाई करेगा ट्रांसफर्स के लिए। अगर ये स्पेसिफाई नहीं किया जा रहा, बिना ये बात को सामने रखे हुए, बिना इस बात को कहे हुए कि कौन सा वो शेयर है जो कि बेचा जा रहा है, जो ट्रांसफर किया जा रहा है, बिना इस बात को स्पेसिफाई किए अगर ट्रांसफर किया जाता है, तो ये जो ट्रांसफर है, ट्रांसफर्स के बीच में एज अमंग सच ट्रांसफर विल टेक्स इफेक्ट ऑन सच शेयर्स इक्वली वेयर द शेयर्स वर इक्वल। तो जहां पर उनके शेयर्स अगर इक्वल थे, तो वो जो उस शेयर का जो ट्रांसफर है वो भी इक्वली माना जाएगा कि सबने अपना अपना बराबर बराबर हिस्सा उसमें से ट्रांसफर कर दिया। और जहां पर वो शेयर अनइक्वल थे, उनके जो भी प्रोपोर्शन में शेयर्स थे, प्रोपोर्शनेटली टू द एक्सटेंट ऑफ सच शेयर्स, जितना भी इनका शेयर था, उसके प्रोपोर्शन में ही ये माना जाएगा कि उन्होंने उस शेयर का भी पार्ट बेचा है जो एक शेयर बेचा गया है उस प्रॉपर्टी का। यानी कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जिसको पूरा नहीं बेचा गया और उसका केवल एक शेयर बेचा गया। तो यदि उसका केवल एक शेयर बेचा गया, उस प्रॉपर्टी में जितने भी हकदार थे, अगर उनका बराबर बराबर शेयर था, तो ये माना जाएगा कि एक शेयर जो बेचा गया उसमें भी उनका बराबर बराबर का जो है वो हक है। और अगर बराबर बराबर का हक उनका ओरिजिनल प्रॉपर्टी में था तब, और अगर बराबर बराबर का हक नहीं था, तो जिस प्रोपोर्शन में भी वो प्रॉपर्टी पर एंटाइटल थे, यानी प्रॉपर्टी के मालिक थे जिस प्रोपोर्शन में, उसी प्रोपोर्शन ये माना जाएगा कि वो शेयर भी उसी प्रोपोर्शन में उन्होंने अपना बेचा है। अब आते हैं सेक्शन 48, प्रायोरिटी ऑफ राइट्स क्रिएटेड बाय ट्रांसफर। और इसमें यह कहा जा रहा है कि वेयर अ पर्सन परपर्ट्स टू क्रिएट बाय ट्रांसफर एट डिफरेंट टाइम्स राइट्स इन और ओवर द सेम इमूवेबल प्रॉपर्टी, जहां पर भी कोई व्यक्ति प्रयोजन कर रहा है और कार्यान्वित भी कर रहा है। परपर्ट्स का मतलब है इसका पर्पस भी है और उसको कर भी रहा है, काम को करने की कोशिश भी कर रहा है। तो वेयर अ पर्सन परपर्ट्स टू क्रिएट बाय ट्रांसफर, अलग अलग समय में ट्रांसफर करके एट डिफरेंट टाइम्स एक व्यक्ति ये कोशिश कर रहा है और उसको क्रियान्वित भी कर रहा है, तो वो राइट्स क्रिएट कर रहा है ओवर द सेम इमूवेबल प्रॉपर्टी। कहने का मतलब ये कि अगर एक इमूवेबल प्रॉपर्टी है और वो व्यक्ति जो है उसके संबंध में अलग अलग राइट्स क्रिएट कर रहा है उसी इमूवेबल प्रॉपर्टी के संबंध में, अलग अलग समय में राइट्स क्रिएट कर रहा है, का मतलब ये है कि उसको वो बेच रहा है। And such rights cannot all exist or be exercised to their full extent together. और ऐसे जो अधिकार हैं वो एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकते, cannot all exist, या एक्सरसाइज भी नहीं किए जा सकते अपने पूरे हद तक साथ साथ में मिला के। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर उसने एक मकान का एक हिस्सा पहले बेचा, उसके बाद उसने दूसरा हिस्सा बेचा, तो जब दूसरा हिस्सा बेचा उसमें पहला हिस्सा भी थोड़ा शामिल हो गया, यानी कि एक पार्ट हिस्से का दोबारा बिक रहा है। तो ऑब्वियसली ये दोनों अधिकार जो उसने क्रिएट कर दिए हैं, ये एक साथ और पूरे हद तक एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे केस में क्या होगा, ईच लेटर राइट क्रिएटेड, जो बाद में राइट क्रिएट किया गया है, in the absence of a special contract or reservation binding the earlier transferees, be subject to the rights previously created. हर बाद में क्रिएट किया गया राइट जो होगा वो पहले क्रिएट किए गए राइट्स के अधीन होगा। सब्जेक्ट टू का मतलब अधीन होगा उनके, जब तक कि ऐसा ना हो
ये कोई स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट किया गया है जिसमें कि पहले के ट्रांसफरीज को भी बाइंड कर दिया जाए, नहीं नहीं, आपको जो है यू आर बाउंड टू एग्जीक्यूट द ट्रांसफर। हाँ, अगर कॉन्ट्रैक्ट में ही कुछ लिख दिया गया तो बात दूसरी है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में जब तक नहीं लिखा गया है तब तक अगर कई राइट एक ही इमूवेबल प्रॉपर्टी के संबंध में क्रिएट किए जाते हैं और वो सारे के सारे राइट्स एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं पूरे हद तक, तो हर बाद में क्रिएट किया गया राइट जो है वो पहले क्रिएट किए गए राइट के अधीन होगा। यानी जो राइट पहले बन गया उसको प्राथमिकता मिलेगी। उसके बाद 49, ट्रांसफरीज राइट अंडर पॉलिसी, पॉलिसी के तहत ट्रांसफरी का राइट। वेयर इमूवेबल प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड फॉर कंसिडरेशन, जहां पर भी कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी कंसिडरेशन लेके ट्रांसफर की जाती है, यानी कि उसके एवज में कुछ प्राइस लेके ट्रांसफर की जाती है, एंड सच प्रॉपर्टी और एनी पार्ट देयर ऑफ इज एट द डेट ऑफ द ट्रांसफर इंश्योर्ड, और ऐसी प्रॉपर्टी जो है या उसका कोई भी पार्ट जो है ट्रांसफर की डेट पे इंश्योर्ड है, यानी उसका इंश्योरेंस किया गया रहा है फायर के अगेंस्ट, डैमेज के अगेंस्ट, यानी आग से लॉस हो जाने के या आग से हताहत हो जाने के या नुकसान हो जाने के अगेंस्ट अगर उस प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस किया गया रहा था। एंड ट्रांसफरी इन केस ऑफ सच लॉस may, in the absence of a contract to the contrary, require any money which the transfer actually receives। ऐसे केस में जो ट्रांसफरी है, जब ऐसा लॉस या डैमेज होता है, यानी जब कोई आग लग जाती है, तो जो ट्रांसफरी है उसको पता है कि ट्रांसफर ने इसका इंश्योरेंस करा रखा है। अब इंश्योरेंस कराते टाइम तो इंश्योरेंस तो ट्रांसफर के पास है, उसने करा रखा है, तो जो भी क्लेम होगा वो किसको मिलेगा? वो तो ट्रांसफरर को मिल जाएगा। तो अगर वो क्लेम ट्रांसफरर को मिल रहा है, ऐसी अगर सिचुएशन है, अनलेस कि उसने असाइन कर दिया हो उसका पॉलिसी किसी को या ट्रांसफरी को, यदि क्लेम ट्रांसफर को मिल रहा है और कॉन्ट्रैक्ट में कोई कॉन्ट्ररी बात नहीं लिखी हुई है, अगर मान लो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि भाई फायर से कुछ लॉस होगा तो ट्रांसफर उसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है, अगर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है तो उस बात को तब तो खैर ट्रांसफर जिम्मेदार नहीं होगा। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ तो ट्रांसफरी क्या कर सकता है? ही कैन रिक्वायर एनी मनी, वो जरूरी कर सकता है कि कोई भी मनी जो ट्रांसफर एक्चुअली रिसीव करता है, सचमुच में जो प्राप्त करता है पॉलिसी के अंतर्गत, और सो मच देयर ऑफ, या उसका जितना भी हिस्सा वो उसको जरूरी समझता है कि वो अप्लाई किया जाना चाहिए फॉर रीइंस्टेटिंग द प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी को फिर से अपने ओरिजिनल कंडीशन में लाने के लिए, रीइंस्टेट करने के लिए जितने भी पैसे की ज़रूरत है उसको वो मजबूर कर सकता है। ही कैन रिक्वायर दैट मनी टू बी अप्लाइड, जो भी ट्रांसफर एक्चुअली रिसीव कर रहा है उस पॉलिसी के तहत। ये नहीं लिखा हुआ है कि जो भी वो रिसीव करेगा वो ट्रांसफरी को दे देगा, बस ये लिखा हुआ है कि उस प्रॉपर्टी को रीइंस्टेट करने के लिए, क्योंकि जो इंश्योरेंस किया गया था वो प्रॉपर्टी के संबंध में किया गया था, ट्रांसफर भी प्रॉपर्टी का हुआ है। अगर प्रॉपर्टी ज़्यादा हताहत नहीं होती है और पैसा ज़्यादा मिल जाता है ट्रांसफरर को, तो वो पैसा वो अपने पास रख लेगा। वो केवल उतना पैसा देने का उसका दायित्व है जितने पैसे से वो प्रॉपर्टी रीइंस्टेट हो जाए। और ये दायित्व कब शुरू होगा? जब ट्रांसफरी उसको रिक्वायर करेगा कि हाँ ये पैसा आप इसमें लगा दी। उसके बाद आता है 50, सेक्शन 50। Section 50 says that rent bona fide paid to holder under defective title। बोनाफाइड और मैलाफाइड दो शब्द लॉ में बहुत यूज होते हैं। मैलाफाइड का मतलब है जहां पे मन की मंशा जो है खराब है, बोनाफाइड का मतलब मन की मंशा जो है वो सही है और पूरे फेथ में आदमी काम कर रहा है। अब सेक्शन 50 ये कहता है कि नो पर्सन शैल बी चार्जेबल विद एनी रेंट और प्रॉफिट्स ऑफ एनी मूवेबल प्रॉपर्टी। कोई भी पर्सन को
रेंट या प्रॉफिट उससे नहीं लिया जा सकता है किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में, विच ही हैज इन गुड फेथ पेड और डिलीवर्ड, जिस रेंट या जिस प्रॉफिट को उसने गुड फेथ में अच्छी आस्था के साथ पे कर दिया है या डिलीवर कर दिया है टू एनी पर्सन, किसी भी व्यक्ति को, ऑफ whom he in good faith held such property, जिससे उसने उस प्रॉपर्टी को होल्ड करके रखा था, यानी जिसने उस प्रॉपर्टी को उसको होल्ड करवाया था, यानी जिससे उसने प्रॉपर्टी ले रखी थी, उसको अगर उसने गुड फेथ में प्रॉपर्टी ले रखी थी, ये मानते हुए कि भाई प्रॉपर्टी उसी की है या वही रेंट का हकदार है या उसी को रेंट दिया जाना है, जिस व्यक्ति से उसने अगर प्रॉपर्टी ले रखी थी गुड फेथ में, और उसी व्यक्ति को जिससे उसने प्रॉपर्टी ले रखी थी उसी को गुड फेथ में उसने रेंट डिलीवर कर दिया। देखिए यहाँ पे प्रॉपर्टी भी उसी व्यक्ति से गुड फेथ में ली जानी चाहिए और रेंट भी उसी व्यक्ति को दिया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि प्रॉपर्टी तो किसी और व्यक्ति से ले ली और रेंट जो है वो किसी और व्यक्ति को गुड फेथ में दे दिया, तो वो गुड फेथ नहीं माना जा सकता। अगर एक ऐसा कोई व्यक्ति है जिससे उसने प्रॉपर्टी गुड फेथ में ली और उसका इस्तेमाल किया, और इस्तेमाल करने के बाद रेंट या प्रॉफिट जो भी था, जो दे था, वो उसने इस व्यक्ति को गुड फेथ में दे दिया, तो नॉट विथ स्टैंडिंग इट में आफ्टरवर्ड्स अपीयर, और इससे मतलब नहीं कि बाद में ये प्रतीत होता है that the person to whom such payment or delivery was made, कि जिस व्यक्ति को ऐसा पेमेंट या डिलीवरी किया गया था, had no right to receive such rent or profits, उसको कोई अधिकार नहीं था ऐसे रेंट या प्रॉफिट रिसीव करने का। अगर बाद में ऐसा अपीयर होता है या बाद में ऐसा प्रतीत होता है तो भी वो व्यक्ति, चूंकि उसने गुड फेथ में पैसा दे दिया है उस व्यक्ति को जिससे उसने गुड फेथ में प्रॉपर्टी ली थी और जिसका उसने इस्तेमाल किया था, तो चूंकि वो उसके लिए रेंट दे चुका है गुड फेथ में, उससे दोबारा से वो रेंट नहीं लिया जा सकता। ये नहीं हो सकता कि जो नया ओनर आए, जो असली ओनर है, वो कहे भाई ये किसी ने तुम्हें फ्रॉड करके ये प्रॉपर्टी तुमको रेंट पे दे दी थी, ये तो मेरी प्रॉपर्टी है, लाओ तुम इतने दिन रहे हो इसमें, मेरा रेंट दो। तो कहेगा नहीं नहीं, मुझे तो पता नहीं था ये बात, मैंने तो गुड फेथ में दूसरे व्यक्ति से प्रॉपर्टी ले ली और इसको रेंट दे दिया, मुझे तो नहीं पता था कि ये प्रॉपर्टी आपकी है, मेरे पास कोई तरीका ही नहीं था पता लगाने का आसानी से कि ये प्रॉपर्टी आपकी है, तो मैं गुड फेथ में काम कर रहा था, तो इसलिए मैं रेंट अब दोबारा नहीं दूंगा। अब आते हैं सेक्शन 51 पे, improvement made by bona fide holders under defective titles. When the transfer of immovable property makes any improvement, जब immovable property का जो ट्रांसफरी है, यानी जिसको प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई है, he makes any improvement on the property, वो उस प्रॉपर्टी पे कुछ सुधार करता है, कुछ इंप्रूवमेंट कर देता है, बिलीविंग इन गुड फेथ, अच्छी आस्था के साथ ये विश्वास करते हुए that he is absolutely entitled thereto, कि वो पूर्णतया हकदार है वो करने के लिए, and he is subsequent हकदार उस प्रॉपर्टी का, वो क्या मान रहा है, he is absolutely entitled thereto, मतलब उस प्रॉपर्टी के ऊपर उसका मालिकाना हक है, and he is subsequently evicted, लेकिन उसको बाद में इविक्ट कर दिया जाता है, प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है वहां से, देयर फ्रॉम यानी वहां से, बाय एनी पर्सन, किसी ऐसे व्यक्ति, किसी भी और व्यक्ति के द्वारा, हैविंग अ बेटर टाइटल, जिसके पास और भी बेहतर टाइटल है। तो जो ट्रांसफरी हैज ए राइट टू रिक्वायर सच पर्सन, तो ट्रांसफरी के पास एक राइट होगा कि वो ऐसे पर्सन से रिक्वायर करे, कि उसको मजबूर कर दे जिसने कि इविक्शन कॉज किया था, आइदर टू हैव द वैल्यू ऑफ द इम्प्रूवमेंट एस्टिमेटेड, या तो वो उसको रिक्वायर कर सकता है कि इम्प्रूवमेंट के जो मूल्य है उसका अनुमान लगा लिया जाए और उसका पेमेंट कर दिया जाए, और सिक्योर टू द ट्रांसफरी,
या उस मूल्य को ट्रांसफरी को सिक्योर करा दिया जाए, यानी मूल्य को दे दिया जाए या सुरक्षित करा दिया जाए किसी तरह से उसको, और टू सेल हिज इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी, या वो ये भी रिक्वायर कर सकता है कि वो अपना इंटरेस्ट उस प्रॉपर्टी में बेच दे ट्रांसफरी को, तब की मार्केट वैल्यू पे, एट द देन मार्केट वैल्यू देयर ऑफ, irrespective of the value of such improvement, or to sell his interest in the property to the transferee at the then market value thereof, irrespective of the value of such improvement. इम्प्रूवमेंट की जो भी वैल्यू है, जो भी उसका इंटरेस्ट है प्रॉपर्टी में, वो उसको बेच सकता है इरिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ सच इम्प्रूवमेंट। इम्प्रूवमेंट की जो भी वैल्यू हुई उससे मतलब नहीं है, लेकिन वो ये रिक्वायर कर सकता है उस पर्सन से जो कि जिसने की इविक्शन कॉज किया था। द ट्रांसफरी के पास ये राइट होगा क्योंकि वो इविक्ट हो गया था, ठीक है। तो जिसने उसको इविक्ट किया उससे वो कह सकता है कि मैं इसका ट्रांसफरी था, मैंने इसमें इम्प्रूवमेंट किया है, या तो आप इम्प्रूवमेंट का कॉस्ट एस्टिमेट कर लीजिए और मुझे पेमेंट कर दीजिए, या मेरा पेमेंट सुरक्षित करा दीजिए, या फिर इस प्रॉपर्टी को ही आप जो है मुझे बेच दीजिए आज के डेट की मार्केट वैल्यू पे, कोई भी इम्प्रूवमेंट की वैल्यू को बिना एस्टिमेट करे हुए। यानी जिसने उसको इविक्ट कराया था उससे वो ट्रांसफरी कह रहा है कि भाई मुझे इविक्ट मत कराओ और इसके बजाय आप मुझे वो प्रॉपर्टी ही बेच दो, और या फिर मुझे अपना इम्प्रूवमेंट का कॉस्ट दे दो। अगर इम्प्रूवमेंट का कॉस्ट आप मुझे नहीं दे रहे हो एस्टिमेट करा के, तो वो प्रॉपर्टी ही आज की तारीख में मुझे देन मार्केट वैल्यू पे, यानी उस वक्त जो भी मार्केट वैल्यू है उस वक्त उसको एस्टिमेट करके दे दूँ उस पर। The amount to be paid or secured in respect of such improvement shall be the estimated value thereof at the time of the eviction. तो जो अमाउंट पे किया जाएगा या सिक्योर किया जाएगा इम्प्रूवमेंट के रिस्पेक्ट में, वो कौन सा अमाउंट होगा? दैट विल बी द एस्टिमेटेड वैल्यू एट द टाइम ऑफ द इविक्शन। जब इविक्शन होता है उस समय पर उसकी अनुमानित वैल्यू क्या है इविक्शन के समय पे उस इम्प्रूवमेंट का। मान लीजिए इम्प्रूवमेंट पहले किया था उसने, इविक्शन बाद में हुआ और तब तक उस इम्प्रूवमेंट की वैल्यू बढ़ गई, तो जो भी वैल्यू बढ़ के आई उसी वैल्यू को देना पड़ेगा इविक्शन कराने वाले को, केवल कॉस्ट केवल नहीं देनी होगी। और अगर वो वैल्यू बहुत ज़्यादा उसको लग रही है तो वो पूरी प्रॉपर्टी ही ट्रांसफ़र कर सकता है करंट मार्केट वैल्यू पे उस व्यक्ति को जो उसका ट्रांसफरी था। When under the circumstances aforesaid the transferee has planted or sown on the property crops, और ऐसे परिस्थितियों में जहां पर जो ऊपर कही गई हैं, कहने का मतलब कि ऐसी परिस्थितियां जहां पे एक व्यक्ति जो था उसने प्रॉपर्टी खरीदी और खरीदने के बाद में उसको इविक्ट कर दिया गया वहां से। ऐसी परिस्थितियों में अगर उसने उस प्रॉपर्टी पे अगर कुछ क्रॉप्स ग्रो करे हुए थे, अगर उस प्रॉपर्टी में उसने कुछ क्रॉप्स को ग्रो किया हुआ था, कुछ फसल उगा रखी थी, जब उसका इविक्शन किया गया, व्हेन ही इज इविक्टेड देयर फ्रॉम ही इज एंटाइटल्ड टू सच क्रॉप्स, वो ऐसे क्रॉप्स का एंटाइटल होगा, यानी उन क्रॉप्स को वो अपना लेके जा सकता है। एंड टू फ्री इनग्रेस एंड इग्रेस, और उसको इस बात का भी हकदार होगा कि फ्रीली वो अंदर आ सकता है और बाहर जा सकता है उन क्रॉप्स को इकट्ठा करने के लिए या उनको लेके जाने के लिए। यानी क्रॉप्स को लेके अगर वो लेने के लिए आ रहा है तो उसको रोका नहीं जा सकता और उसको परमिट करना पड़ेगा कि जो क्रॉप्स उसने उगाए थे वो अपना उसको इकट्ठा करे और उनको लेके चला जाए। तो यानी कि इम्प्रूवमेंट जब जो वो करता है उसका पैसा उसको मिल सकता है। अगर वो पैसा नहीं दे रहा है जो इविक्टर है, वो उसको पूरा प्रॉपर्टी भी बेच सकता है करंट मार्केट वैल्यू पे। और तीसरी बात इंपॉर्टेंट यहाँ पे, जो कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट है वो इविक्शन के टाइम पे अनुमानित वैल्यू निकाली जाएगी।
अब आता है सेक्शन 52, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी पेंडिंग सूट रिलेटिंग देयरटू। During the pendency in a court having authority within the limits of India, excluding state of Jammu Kashmir or established beyond such limits by the central government, of any suit, जब भी कोई सूट या प्रोसीडिंग पेंडिंग है, ड्यूरिंग द पेंडेंसी कोर्ट में, ज्यूरिसडिक्शनल कोर्ट में अगर कोई प्रोसीडिंग पेंडिंग है, ठीक है, ऐसा कोर्ट जो कि एस्टैब्लिश किया गया है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, और ऐसे कोर्ट में जहां कोई सूट या प्रोसीडिंग पेंडिंग है विच इज नॉट कोल्यूसिव, कोल्यूसिव यानी दो लोगों ने मिलकर दिखाने के लिए ऐसे केस फाइल कर रखा है कि हमारा केस चल रहा है, आपस में मिली भगत है, कोल्यूसिव मतलब मिली भगत होना। तो अगर मिली भगत का केस नहीं है, अगर सचमुच का केस चल रहा है जिसमें कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी का राइट जो है वो क्वेश्चन में है, ये इमूवेबल प्रॉपर्टी किसकी है, ऐसा केस चल रहा है, कोई और केस नहीं जहां राइट ही इमूवेबल प्रॉपर्टी का क्वेश्चन में है, अगर ऐसा केस चल रहा है तो ये प्रॉपर्टी जो है कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड और अदरवाइज डेल्ट विद, इस प्रॉपर्टी का ट्रांसफर नहीं किया जा सकता या दूसरी तरह से भी इसको किसी तरह से भी कोई डीलिंग नहीं की जा सकती विथ डेल्ट विद बाय एनी पार्टी टू द सूट। जो भी सूट में पार्टियां हैं वो उस प्रॉपर्टी की कोई भी डीलिंग नहीं कर सकती हैं सो एज टू अफेक्ट द राइट्स ऑफ एनी अदर पार्टी देयर टू, जिससे कि उस सूट की दूसरी कोई पार्टी हो उसके राइट्स पर कोई असर हो जाए अंडर एनी डिक्री और ऑर्डर। कोई भी डिक्री या ऑर्डर भी होता है तो भी उसका राइट असर हो जाए, और क्योंकि वो पहले ही कोई उसने डीलिंग कर ली उस प्रॉपर्टी में या ट्रांसफर ही कर दिया उस प्रॉपर्टी को, एक्सेप्ट अंडर द अथॉरिटी ऑफ द कोर्ट, सिवाय ये कि अगर ऐसा करना है तो कोर्ट की अथॉरिटी से ही किया जा सकता है। यानी दो लोगों के बीच में विवाद हुआ कि ये प्रॉपर्टी तुम्हारी है या वो कह रहा है ये प्रॉपर्टी मेरी है, तो ऐसे में वो लोग चले गए कोर्ट में सूट फाइल हो गया, सूट चल रहा है। जब तक सूट चलेगा ये दोनों पार्टियां, जितनी भी सूट की या प्रोसीडिंग की पार्टियां हैं, वो उस प्रॉपर्टी का कोई भी ट्रांसफर नहीं कर सकती या कोई और तरह से उस प्रॉपर्टी से डील नहीं कर सकती, जैसे उसको रेंट पे उठा देना या जो भी चीज़ है जो मालिकाना हक के अंतर्गत चीज़ें आती हैं, कोई भी डीलिंग उस प्रॉपर्टी के संबंध में वो पार्टियां जो सूट वाली पार्टियां हैं वो नहीं कर सकती हैं, जिससे कि दूसरे पार्टी का राइट इफेक्ट हो जाता है जब तक कि ये सूट चलेगा, अनलेस कि ये कोर्ट की अथॉरिटी से किया जाए। एंड एक्सप्लेनेशन इसमें दिया हुआ है कि फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस सेक्शन द पेंडेंसी ऑफ अ सूट और प्रोसीडिंग शैल बी डीम्ड टू कमेंस। सूट का पेंडेंसी या सूट की प्रोसीडिंग के बारे में वो कब से कमेंस हो रहा है, डीम टू कमेंस से मान लिया जाएगा कि वो शुरू हो गया सूट फ्रॉम द डेट ऑफ द प्रेजेंटेशन ऑफ द प्लेंट, जिस डेट में वो प्लेंट प्रेजेंट की जाती है। स्टार्ट करने के लिए एक प्लेंट प्रेजेंट की जाती है, और द इंस्टीट्यूशन ऑफ द प्रोसीडिंग इन ए कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन, या प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूट कर दी जाती है कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन में, या प्लेंट प्रेजेंट की जाती है, और ये मान लिया जाएगा कि डीम टू कंटिन्यू, डीम टू कमेंस फ्रॉम द डेट एंड टू कंटिन्यू अंटिल, और ये माना जाएगा कि वो कंटिन्यू कर रहे हैं जब तक कि ऐसा ना हो कि द सूट और प्रोसीडिंग हैज बीन डिस्पोज्ड ऑफ बाय अ फाइनल डिक्री और ऑर्डर, कि सूट या प्रोसीडिंग का डिस्पोजल फाइनल डिक्री या फाइनल ऑर्डर के साथ ना किया गया हो, एंड कंप्लीट सेटिस्फैक्शन और डिस्चार्ज ऑफ सच डिक्री और ऑर्डर हैज बीन ऑब्टेन्ड, और साथ में जो भी डिक्री पास की गई थी या जो भी ऑर्डर पास किया गया था उसका पूर्णतया संतुष्टि या पूर्णतया डिस्चार्ज प्राप्त कर लिया गया है, यानी उसका पूरा कंप्लायंस हो गया अगर शॉर्ट में कहा जाए। जब तक कि वो कोर्ट ऑर्डर नहीं करता, ऑर्डर के बाद उसका फुल कंप्लायंस जब तक नहीं हो जाता कोर्ट के सेटिस्फैक्शन पे, या फिर ऐसी डिक्री अनऑब्टेनेबल हो जाए क्योंकि पीरियड ऑफ लिमिटेशन एक्सपायर हो गया हो। फाइनल डिक्री कब होती है? जब कोई अपील में चला जाए, तो फाइनल तब तक नहीं होती जब तक अपील में नहीं चला जाता।
और वो अपील भी फाइनल नहीं हो जाती, या कोई भी पीरियड ऑफ लिमिटेशन जो प्रिस्क्राइब था डिक्री के एग्जीक्यूशन के लिए, फॉर द एग्जीक्यूशन, उस डिक्री के एग्जीक्यूशन के लिए अगर कोई लिमिटेशन पीरियड था, कोई टाइम बारिंग पीरियड था, वो जब तक एक्सपायर नहीं हो जाता है तब तक के लिए जो भी प्रेस्क्राइब टाइम है, एक्सपिरेशन ऑफ एनी पीरियड ऑफ लिमिटेशन प्रेस्क्राइब फॉर द एग्जीक्यूशन देयर ऑफ, वो जब तक एक्सपायर नहीं हो जाता तब तक जो है वो चूंकि फाइनल नहीं हुआ है मैटर, इसलिए तब तक ये माना जाएगा कि सूट जो है कंटिन्यू कर रहा है। और अगर सूट को माना जाता है कंटिन्यू कर रहा है तो कोई भी पार्टी सूट की जो है उस प्रॉपर्टी का लेन देन नहीं कर सकती है, उसका ट्रांसफर नहीं कर सकती है, या कोई भी डीलिंग उस प्रॉपर्टी में तब तक के लिए नहीं कर सकती है। अब आते हैं सेक्शन 53, फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर। Every transfer of immovable property made with intent to defeat or delay the creditors of the transferor. हर ऐसा ट्रांसफर जो कि इमूवेबल प्रॉपर्टी का किया जाता है और उसके पीछे ये इंटेंशन ये होता है कि हम क्रेडिटर्स को या तो डिफीट कर देंगे, क्रेडिटर मतलब जिन्होंने, किसी ने हमको जैसे लोन दे रखा है, कोई पैसा एडवांस कर रखा है जिसका पेमेंट हमको करना है, और अगर ट्रांसफर जो है वो इस इंटेंशन से किया जाता है कि हम क्रेडिटर को डिफीट या डिले कर देंगे, वो वॉइडेबल हो जाएगा एट द ऑप्शन ऑफ एनी क्रेडिटर। यानी क्रेडिटर का ऑप्शन है कि उस ट्रांसफर को वॉइड करा सकता है, जो कि जिस क्रेडिटर को डिफीट या डिले किया गया था, यानी क्रेडिटर कोर्ट में जा सकता है और कह सकता है कि साहब ये जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर की गई है किसी और, वो इसलिए कर दी गई है क्योंकि मेरा पैसा वापस ना दिया जाए, तो इसको, इस ट्रांसफर को वॉइड कर दिया जाए। वो कोर्ट जाके उसको वॉइडेबल करवा सकता है, उसको वॉइड करा सकता है, यानी वो उसके ऑप्शन पे वॉइडेबल है, यानी कि वो इस ऑप्शन को एक्सरसाइज कर सकता है कि इसको वॉइड किया जाए। नथिंग इन दिस सबसेक्शन शैल इम्पेयर द राइट्स ऑफ ए ट्रांसफरी इन गुड फेथ एंड फॉर कंसिडरेशन। लेकिन बशर्ते ये कि जिसको भी वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर की गई थी, अगर उसने गुड फेथ में था वो ट्रांसफरी गुड फेथ का था, यानी कि उसको पता नहीं था कि भाई ये इसलिए में हमको बेच रहा है कि उसका लोन वगैरह पेंडिंग पड़ा हुआ है और पूरा पैसा उसने दिया था, एंड फॉर कंसिडरेशन, पैसा दे के गुड फेथ में अगर उसको ट्रांसफर हुआ था तो उसका कोई राइट इम्पेयर नहीं होगा, यानी कि उसको वो प्रॉपर्टी मिलेगी और ट्रांसफर वॉइड नहीं किया जा सकता है अगर उसने गुड फेथ में ऐसा किया है। यानी ये साबित करना जरूरी हो जाएगा कि इसको, जो ट्रांसफरी है, इसको पता था या इनके पास एक तरीका था पता लगाने का कि भाई ये इसमें लोन वगैरह किसी का है कि नहीं। Nothing in this subsection shall affect any law for the time being in force relating to insolvency. और अगर कोई ऐसी लॉ है जो कि इंसॉल्वेंसी के बारे में है, दिवालियेपन के बारे में है, तो उस लॉ पे कोई असर इसका नहीं होगा। कहने का मतलब ये कि अगर कोई दिवालिया हो जाता है तो उसको थोड़ा प्रोटेक्शन लॉ देती है, क्योंकि बिजनेस करते करते लोग दिवालिया हो सकते हैं और ऐसे में उनकी प्रॉपर्टी को बेचना जरूरी हो जाता है। तो इंसॉल्वेंसी के लॉ पर कोई असर इसलिए इसका नहीं होगा, इस प्रावधान का। इंसॉल्वेंसी की लॉ प्रिवेल करेगी। और जैसे कभी ऐसा होता है कि एक व्यक्ति ने प्रॉपर्टी को इसलिए ट्रांसफर कर दिया कि किसी का लोन वापस ना चुकाना पड़े उसको, क्रेडिटर कोई भी हो, तो जो ट्रांसफरी है वो गुड फेथ का अगर ट्रांसफरी है तो उसका राइट को इसमें प्रोटेक्ट कर रखा है, नहीं तो खरीद फरोख्त मुश्किल हो जाएगी प्रॉपर्टी की। अब जैसे सेल एग्रीमेंट में ही लिख दिया गया, या जो परचेजर है वो सेल एग्रीमेंट में ये लिखवाना चाहेंगे कि ये प्रॉपर्टी अनएनकम्बर्ड है। आपने अनएनकम्बर्ड वर्ड लिखा हुआ देखा होगा, यानी प्रॉपर्टी पर कोई भी बोझ नहीं है, कोई भार नहीं है, कोई एनकम्बरेंस नहीं है, यानी वो प्रॉपर्टी किसी भी लोन वगैरह से रहित है,
और कभी कभी ये भी लिखवाया जा सकता है कि वो जो ट्रांसफर है वो भी अनएनकम्बर्ड है, यानी उसके ऊपर भी कोई किसी का लोन नहीं है या इतने राशि से ऊपर का लोन नहीं है। इस तरह से भी एग्रीमेंट में लिखवाया जा सकता है। अगर ऐसे लिखवा दिया जाता है तो वो फेवरेबल बात हो जाएगी ट्रांसफरी के लिए। A suit instituted by a creditor, which term includes a decree holder which he or has not applied for execution of his decree, whether he has applied for the execution of his decree or not applied। कोई भी क्रेडिटर हो, अगर उसने सूट इंस्टीट्यूट किया है, to avoid a transfer on the ground that it has been made with intent to defeat or delay the creditors of the transfer, shall be instituted on behalf of or for the benefit of all the creditors। अगर एक क्रेडिटर सूट फाइल करता है तो उसको सारे क्रेडिटर्स के ब्याह पे सूट फाइल करना होगा। ऐसा नहीं कि वो केवल अपने ही ब्याह पे वो सूट फाइल करे, जिससे कि कोर्ट्स में सूटों की भरमार ना हो जाए। इसको प्रिवेंट करने के लिए इस तरह का प्रावधान है कि अगर कोई भी क्रेडिटर उस व्यक्ति का है जो कि सूट फाइल कर रहा है कि भाई ये इसके प्रॉपर्टी के ट्रांसफ़र को स्टे कर दिया जाए और इसको या तो रद्द कर दिया जाए, कि जो ट्रांसफ़र इसलिए हुआ है क्योंकि वो क्रेडिटर्स को डिले या डिफीट करने के पर्पस से किया गया है, उस इंटेंशन से किया गया, वहाँ मंशा प्रूव करनी होती है। तो वो जो सूट है, इट शैल बी इंस्टीट्यूटेड ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द क्रेडिटर्स, सारे क्रेडिटर्स के बिहाफ पे करना होगा। एंड एवरी ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी मेड विदाउट कंसिडरेशन with intent to defraud a subsequent transferee shall be voidable at the option of such transfer। हर ऐसा ट्रांसफर जो इमूवेबल प्रॉपर्टी का किया जाता है बिना किसी कंसिडरेशन के, और इंटेंशन ये है कि किसी सब्सिक्वेंट ट्रांसफरी को डिफ्रॉड किया जाए, उसके बाद के किसी भी ट्रांसफरी को डिफ्रॉड किया जाए, वो ट्रांसफ़र जो होगा वो उस ट्रांसफरी के ऑप्शन पे वॉइडेबल होगा। कहने का मतलब ये है कि कोई व्यक्ति एक फ्लैट खरीद रहा है किसी बिल्डर से और अभी वो खरीद पूरी नहीं हुई है और एग्रीमेंट टू परचेज हुआ है। इसी बीच में उस बिल्डर ने क्या किया कि उस फ्लैट को किसी और को फ्री में बेच दिया और उसको कब्जा भी दे दिया, और इधर वो जो है दूसरे ट्रांसफरी से कुछ पैसा भी ले चुका है। तो उसका इंटेंशन ये है कि बाद वाले ट्रांसफरी को डिफ्रॉड किया जाए, जिससे वो जो भी पैसा उसका एडवांस में लिया है वो अब उसको वापस नहीं करेंगे। तो इस तरह का जो भी इंटेंशन था डिफ्रॉड करने का, उस डिफ्रॉड करने के इंटेंशन से उसने प्रॉपर्टी को बिना कोई कंसिडरेशन लिए दूसरे व्यक्ति को दे दिया। तो ऐसा करने से वो जो ट्रांसफ़र है वो उस ट्रांसफरी के ऑप्शन पे वॉइडेबल हो जाएगा। हाँ, अगर उसने पैसा लेके दिया है, विदाउट कंसिडरेशन नहीं है, तब ट्रांसफरी का ऑप्शन इस पे डिपेंड करेगा। वो बाकी लॉ उसके लिए देखनी होगी कि क्या सर्कमस्टांसेस है और लॉ क्या कहती है। And for the purpose of this subsection, no transfer made without consideration shall be deemed to have been made with intent to defraud by reason only that a subsequent transfer for the consideration was made। केवल इस ग्राउंड पर कोई भी ट्रांसफर को जो कि विदाउट कंसिडरेशन किया गया था, तो ये नहीं माना जा सकता है कि वो उसका इंटेंशन डिफ्रॉड करने का था। केवल इसलिए नहीं माना जा सकता कि उसका इंटेंशन डिफ्रॉड करने का था कि बाद में जो ट्रांसफ़र किया गया वो कंसिडरेशन लेके किया गया। बाद में अगर ट्रांसफ़र कंसिडरेशन लेके किया गया या नहीं लेके किया गया, इस ग्राउंड पे ये नहीं कह सकते हो आप कि जो विदाउट कंसिडरेशन किया गया था उसके पीछे इंटेंशन डिफ्रॉड करने का था। यानी कि इंटेंशन टू डिफ्रॉड अलग से साबित करना पड़ेगा। केवल इस बात को कह के कि देखिए बाद में जब ट्रांसफ़र किया गया तब तो कंसिडरेशन लेके किया गया, केवल इस ग्राउंड को लेके ये नहीं माना जा पाएगा कि जो इंटेंशन था वो डिफ्रॉड करने का था। अब आते हैं सेक्शन 53A।
पार्ट परफॉर्मेंस, ये काफ़ी ज़्यादा कोटेड सेक्शन है। वेयर एनी पर्सन कॉन्ट्रैक्ट्स टू ट्रांसफर फॉर कंसिडरेशन एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी, एक आदमी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है कि वो कंसिडरेशन लेके ट्रांसफर करेगा किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी को, और ये कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग में करता है, साइन बाय हिम और ऑन हिज बिहाफ, और वो राइटिंग में जो कॉन्ट्रैक्ट है वो साइन भी किया गया है, या तो उसके द्वारा या उसके तरफ से किसी और के द्वारा, फ्रॉम विच द टर्म्स नेसेसरी टू कॉन्स्टिट्यूट द ट्रांसफर कैन बी असर्टेन विथ रीजनेबल सर्टेनिटी, और जो भी कॉन्ट्रैक्ट किया गया उससे जो भी शर्तें हैं उस ट्रांसफर को कॉन्स्टिट्यूट करने वाली, वो पता लगाई जा सकती हैं एक रीजनेबल निश्चितता के साथ, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो प्रॉपर है, उसकी शर्तें वगैरह सब प्रॉपर मेंशन्ड है, और कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग में किया गया, और फॉर कंसिडरेशन है कि प्रॉपर्टी कंसिडरेशन लेके ट्रांसफर होगी, एंड द ट्रांसफरी हैज इन पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, और ट्रांसफरी ने क्या किया है, राइटिंग में कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद उसने उस कॉन्ट्रैक्ट के पार्ट परफॉर्मेंस में उसने पोजेशन ले लिया है, he has taken possession of the property or any part thereof, or the transferee being already in possession continues in possession, या ट्रांसफरी पहले से ही पोजेशन में था और वो पोजेशन में रहा, मान ली पहले वो रेंट पे था और अब वो जो है उसने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया उसको परचेज करने का, तो पोजेशन में रहता है इन पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड हैज डन सम एक्ट इन फर्दरेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, और कॉन्ट्रैक्ट के फर्दरेंस में उसने कुछ काम भी किया, या जैसे कोई एडवांस देना या कोई भी राशि जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखी हुई है, उसने कुछ एक्ट इन कॉन्ट्रैक्ट के फर्दरेंस में करा है, यानी वो दिखा रहा है कि मैं कॉन्ट्रैक्ट इस कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहा हूँ, एंड द ट्रांसफरी हैज परफॉर्म, और ट्रांसफरी ने परफॉर्म किया है उस, और इज विलिंग टू परफॉर्म हिज पार्ट, और ट्रांसफरी ने अपना पार्ट परफॉर्म किया है या वो इच्छुक है अपना पार्ट परफॉर्म करने के लिए, उसकी अनिच्छा नहीं है, और अनिच्छा जाहिर होती है ना करने से भी, देन नॉटविथस्टैंडिंग दैट और वेयर देयर इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर दैट द ट्रांसफर हैज नॉट बीन कंप्लीटेड इन द मैनर, तो भले ही वो जो ट्रांसफर था वो प्रेस्क्राइब मैनर में कंप्लीट ना भी हुआ हो, मैनर प्रेस्क्राइब देयरफॉर मतलब उसके लिए जो भी मैनर प्रेस्क्राइब्ड है लॉ में, बाय द लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, उसके अनुसार अगर ट्रांसफर कंप्लीट नहीं भी हुआ है और पार्ट परफॉर्मेंस ही हुआ है, पोजेशन लेकिन ले लिया गया है, द ट्रांसफर और एनी पर्सन क्लेमिंग अंडर हिम, वैसे केस में जो ट्रांसफर है या कोई भी उसका कोई व्यक्ति जो उसके तरफ से दावा कर रहा है, शैल बी डिबार्ड फ्रॉम एनफोर्सिंग एंड अगेंस्ट द ट्रांसफरी, उसको डिबार होगा, यानी उसको उसके ऊपर बार लगा हुआ है, रोक लगी हुई है कि वो कोई भी उस ट्रांसफरी के अगेंस्ट कोई एनफोर्स नहीं कर सकता कोई भी ऐसा राइट इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ विच द ट्रांसफरी हैज टेकन और कंटिन्यूड इन पोजेशन, जिस प्रॉपर्टी का ट्रांसफरी ने ले लिया है पोजेशन या पोजेशन में कंटिन्यू रहा था, अदर देन द राइट एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड बाय द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, सिवाय उन राइटों के, सिवाय उन अधिकारों के जो कि कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स के द्वारा प्रोवाइड किए गए हैं, केवल वही राइट वो एनफोर्स कर सकता है, उसके अलावा कोई भी राइट जो है प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में एनफोर्स नहीं कर सकता। जैसे एक राइट हो सकता है डिस्पोजेस करने का, उसको हटा नहीं सकता उस प्रॉपर्टी से, क्योंकि उसने पार्ट परफॉर्मेंस कर दिया है और वो विलिंग भी है कॉन्ट्रैक्ट को अपने पार्ट को पूरा करने के लिए, और पोजेशन भी वो ले चुका है। यहाँ पर पोजेशन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। Provided that nothing in this section shall affect the rights of a transferee for consideration who has no notice of the contract or of the part performance thereof. लेकिन अगर कोई ऐसा ट्रांसफरी है जिसने कंसिडरेशन लेके उस प्रॉपर्टी को खरीद लिया था और उसको कोई नोटिस नहीं था कि इस प्रॉपर्टी पे पार्ट परफॉर्मेंस पहले से हो चुका है, तो उसके राइट्स पर कोई असर नहीं होगा। यानी अगर कोई ऐसा ट्रांसफरी है जिसने कंसिडरेशन भी दिया
और उसको कोई भी सूचना नहीं थी कॉन्ट्रैक्ट की, जो कि जिसका पार्ट परफॉर्मेंस हुआ है, और कोई पार्ट परफॉर्मेंस की भी जिसको सूचना नहीं थी, और उसने उस प्रॉपर्टी को खरीद लिया कंसिडरेशन दे के, फ्री में नहीं, तो उसके राइट्स जो है वो बरकरार रहेंगे। यानी कि वो कोर्ट के द्वारा भी उस प्रॉपर्टी का पोजेशन उस दूसरे व्यक्ति से ले सकता है जिसने पार्ट परफॉर्मेंस, क्योंकि इस व्यक्ति को कोई बात नहीं पता थी कि भाई कोई नोटिस नहीं था, उसको कोई जानकारी नहीं थी उस कॉन्ट्रैक्ट की या उस पार्ट परफॉर्मेंस की। तो ट्रांसफरी का राइट जो कि विदाउट नोटिस था या विदाउट नॉलेज था, उसका प्रोटेक्शन इसमें दिया हुआ है। और उसके बाद आते हैं और 53A के बाद हमें चैप्टर 3। तो चैप्टर 3 में ये सेक्शन 54 है, और सेक्शन 54 कहता है सेल की बात कर रहा है। व्हाट इज सेल? सेल हैज बीन डिफाइंड। सेल इज अ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। सेल मालिकाना हक का ट्रांसफर होता है इन एक्सचेंज फॉर ए प्राइस पेड और प्रॉमिस्ड, और पार्ट पेड और पार्ट प्रॉमिस्ड। एक ऐसे प्राइस के एवज में जिसका पेमेंट हो गया हो, या जिसको प्रॉमिस भी किया गया हो, या उसका पार्ट पेमेंट किया गया हो और पार्ट प्रॉमिस किया गया हो। तो सेल करने में पूरा पेमेंट करना जरूरी नहीं है। ओनरशिप ट्रांसफर की जा सकती है अगर पार्ट पेमेंट भी हुआ हो और पार्ट प्रॉमिस कर दिया गया हो। सच ट्रांसफर इन द केस ऑफ अ टेंजिबल इमूवेबल प्रॉपर्टी। और अगर ट्रांसफर किसी टेंजिबल यानी जिसको छू के आप महसूस कर सकते हैं, अगर कोई टेंजिबल इमूवेबल प्रॉपर्टी है, उसके केस में ऐसा जो ट्रांसफर है जो 100 रुपये या उसके ऊपर का है, और इन द केस ऑफ ए रिवर्जन और अदर इंटेंजिबल थिंग, या रिवर्ट किया जा रहा है, मतलब वापस लिया जा रहा है किसी भी प्रॉपर्टी को, या दूसरी कोई इंटेंजिबल चीज है, तो वो किया जा सकता है। और इन द केस ऑफ रिवर्जन और अदर इंटेंजिबल थिंग कैन बी मेड ओनली बाय अ रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट। तो रिवर्जन या कोई इंटेंजिबल थिंग का ट्रांसफर रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट से ही होगा। और अगर कोई टेंजिबल इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो 100 रुपये या उससे ऊपर की अगर वैल्यू है उसकी, तो उसका ट्रांसफर भी केवल रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट से होगा। यानी 100 रुपये से कम की वैल्यू की जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, उसका ट्रांसफर डिलीवरी से हो सकता है या बिना रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट के हो सकता है। इन द केस ऑफ टेंजिबल इमूवेबल प्रॉपर्टी में वैल्यू लेस देन 100 रुपीज, अगर एक टेंजिबल इमूवेबल प्रॉपर्टी है जिसकी वैल्यू 100 रुपये से कम है, तो उसका जो ट्रांसफर है या तो उसको रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट से कर सकते हैं या फिर डिलीवरी से भी कर सकते हैं। और डिलीवरी की जहां बात आती है तो डिलीवरी के लिए कहा गया है कि डिलीवरी of the tangible immovable property takes place when the seller places the buyer or such person as he directs in possession of the property। डिलीवरी कब होती है? डिलीवरी तब तब होती है जब सेलर बायर को पोजेशन में ले आता है, काबिज कर देता है प्रॉपर्टी के, या किसी ऐसे व्यक्ति को काबिज कर देता है जिसको कि बायर ने डायरेक्शन दिया था कि इसको कर दीजिए। उसके बाद कहा गया है कि अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज ए कॉन्ट्रैक्ट। अगर किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी को सेल करने के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, वो एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है कि सेल घटित होगी, दैट अ सेल ऑफ सच प्रॉपर्टी शैल टेक प्लेस ऑन टर्म्स सेटल बिटवीन द पार्टीज। पार्टीज के बीच में जो भी टर्म्स, जो भी शर्तें मंजूर होंगी, जो सेटल होंगी, उन शर्तों पे वो सेल होगा। फ्यूचर की बात हो रही है, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है।
तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, इट डज नॉट ऑफ इटसेल्फ क्रिएट एनी इंटरेस्ट इन और चार्ज ऑन प्रॉपर्टी। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट प्रॉपर्टी के संबंध में कोई भार पैदा नहीं करता या कोई इंटरेस्ट पैदा नहीं करता। ये फ्यूचर में प्रॉपर्टी बिकेगी, इसका कॉन्ट्रैक्ट है, उससे कोई भी इंटरेस्ट या चार्ज प्रॉपर्टी के ऊपर क्रिएट नहीं होगा किसी भी पार्टी का, क्योंकि दैट इज ओनली अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल, कि सेल किया जाएगा एट द टर्म सेटल बिटवीन द पार्टीज, एंड इट बाय इटसेल्फ इट इज नॉट अ रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट, इट इज नॉट अ इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेल। वो इंस्ट्रूमेंट दिखा के कोई ये नहीं कह सकता प्रॉपर्टी सेल हो गई, क्योंकि उससे ना तो कोई इंटरेस्ट पैदा होता है प्रॉपर्टी में, यानी कोई हक नहीं पैदा होता, और कोई चार्ज भी, कोई भार या कोई हक या भार उसमें पैदा नहीं होता। उसके बाद है राइट ऑफ एंड लायबिलिटी ऑफ बायर एंड सेलर, बिकॉज ये जो चैप्टर 3 है, दिस इज एंटायरली इन योर सिलेबस, एंटायर चैप्टर 3 is in the syllabus. Now, what are the rights and liabilities of the buyer and seller? In the absence of a contract to the contrary, the buyer and the seller of immovable property, respectively, are subject to the liabilities and have the rights mentioned in the rules next following. इसके बाद जो फॉलो कर रहे हैं रूल्स, उनमें जो राइट्स या लायबिलिटीज लिखी हैं, वो राइट्स और लायबिलिटीज होंगी। द सेलर इज बाउंड, सेलर बंधा हुआ है कि वो बायर को डिस्क्लोज करेगा कोई भी अगर मटेरियल डिफेक्ट हो इस प्रॉपर्टी। जब भी एग्रीमेंट आप लोग करते हैं तो उसके इस भाषा का प्रयोग होना चाहिए। द सेलर इज बाउंड टू डिस्क्लोज टू द बायर एनी मटेरियल डिफेक्ट इन द प्रॉपर्टी और इन द सेलर्स टाइटल, या कोई अगर डिफेक्ट सेलर के टाइटल में है उसको भी डिस्क्लोज करना जरूरी है। ऑफ विच द सेलर इज एंड द बायर इज नॉट अवेयर, जिसके बारे में बायर अवेयर नहीं है लेकिन सेलर अवेयर है। एंड विच द बायर कुड नॉट विथ ऑर्डिनरी केयर डिस्कवर, और जिसको कि बायर ऑर्डिनरी केयर से, साधारण ध्यान रख के, साधारण सतर्कता से वो डिस्कवर नहीं कर सकता था और अवेयर नहीं था और पता भी नहीं लगा सकता था ऑर्डिनरी केयर से। ऑर्डिनरी केयर का इस्तेमाल करके, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केयर नहीं, बस साधारण केयर का इस्तेमाल करके वो पता नहीं लगा सकता था कि कोई डिफेक्ट है कि नहीं है। अब साधारण केयर क्या मतलब ये है कि जैसे रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके उसने इंक्वायरी कर ली, दैट इज ऑर्डिनरी केयर दैट एनीबडी शुड डू। अगर वो पता नहीं लगा सकता था और वो अवेयर नहीं था तो इसका डिस्क्लोजर मटेरियल है। द सेलर इज बाउंड टू डिस्क्लोज टू प्रोड्यूस टू द बायर ऑन हिज रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन ऑल द डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल। उसकी ये भी ड्यूटी है, जितने भी टाइटल के डॉक्यूमेंट्स उसके पास है, बायर जब रिक्वेस्ट करेगा एग्जामिनेशन के लिए तो वो उन डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल को प्रोड्यूस करेगा जो उस प्रॉपर्टी से रिलेशन में है, विच आर इन द सेलर्स पोजेशन ऑफ पावर, जो भी सेलर के पोजेशन में है या सेलर के पावर में है, वो सब डॉक्यूमेंट्स वो प्रोड्यूस करेगा। जो उसके पोजेशन में नहीं है, मान लीजिए किसी ने उसको ले लिया है तो वो नहीं प्रोड्यूस कर सकता, लेकिन उसकी कॉपी प्रोड्यूस कर सकता है अगर उसकी कॉपी उसके पास है और वो मांगी गई है। बायर के द्वारा मांगना जरूरी है, बायर की रिक्वेस्ट आनी चाहिए। अगर बायर रिक्वेस्ट नहीं करता है तो सेलर की ड्यूटी नहीं है कि टाइटल के डॉक्यूमेंट्स वो जबरदस्ती दिखाए। उसके बाद अगली सेलर की ड्यूटी क्या है? टू आंसर टू द बेस्ट ऑफ हिज इंफॉर्मेशन ऑल द रेलिवेंट क्वेश्चंस, जितने भी रेलिवेंट क्वेश्चंस हैं उनका आंसर अपने बेस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन पे वो देगा। टू पुट, जो कि रखे गए हैं बाय द बायर, पुट टू हिम, यानी जो भी क्वेश्चंस उसको पुट किए गए हैं बायर के द्वारा प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में और उसके या फिर उसके टाइटल के रिस्पेक्ट में, ऐसे क्वेश्चंस को उसको बेस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन पे जवाब देना होगा, प्रोवाइडेड वो क्वेश्चंस उस सेल के लिए रेलेवेंट हैं। क्वेश्चंस सुसंगत होने चाहिए, रेलेवेंट होने चाहिए। ऑन पेमेंट और टेंडर ऑफ द अमाउंट ड्यू इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्राइस, अगला ड्यूटी है सेलर की
कि जब उसको प्राइस मिल जाता है, उसको प्राइस टेंडर हो जाता है या पेमेंट हो जाता है, उसका जो भी ड्यू था वो एग्जीक्यूट करेगा एक प्रॉपर कन्वेंस, यानी कन्वेंस डीड जो होती है प्रॉपर्टी का, प्रॉपर कन्वेंस को वो एग्जीक्यूट करेगा व्हेन द बायर टेंडर्स इट टू हिम फॉर एग्जीक्यूशन। जब बायर उसको टेंडर करेगा, मैंने बायर उसको देगा, बढ़ाएगा कन्वेंस के डीड को, तो उसको एग्जीक्यूट करेगा वो, यानी उसको साइन करेगा एट ए प्रॉपर टाइम एंड प्लेस। लेकिन बायर को उसको प्रॉपर टाइम और प्रॉपर प्लेस पे उसको टेंडर करना होगा। ये नहीं कि बायर रात में आ गया किसी टाइम उसको टेंडर करने के लिए अभी एग्जीक्यूट कर दो। अगर बायर प्रॉपर टाइम एंड प्लेस पे, और ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हम लोग आएंगे जब उसको देखेंगे व्हाट इज प्रॉपर टाइम एंड प्लेस। तो जब भी वो प्रॉपर टाइम एंड प्लेस में उसको टेंडर करेगा, टेंडर करने की ड्यूटी बायर की है, बायर को चाहिए ना प्रॉपर्टी, तो वो टेंडर करेगा उस कन्वेंस को और उसका एग्जीक्यूशन करेगा सेलर। और अगली ड्यूटी सेलर की क्या है कि बिटवीन द डेट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एंड द डिलीवरी ऑफ द प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट सेल कॉन्ट्रैक्ट की डेट के बीच में और प्रॉपर्टी की डिलीवरी के डेट के बीच में, to take as much care of the property and all documents of title relating thereto which are in his possession as an owner of ordinary prudence would take of such property and documents। कोई भी ऑर्डिनरी प्रूडेंस का, ऑर्डिनरी केयर का जो ओनर है, जो ऑर्डिनरी केयर रखता है, वो उन टाइटल के डॉक्यूमेंट्स को सेफ रखेगा, उसका ध्यान रखेगा और प्रॉपर्टी का भी ध्यान रखेगा। एक बार सेल कॉन्ट्रैक्ट हो गया, डिलीवरी जब तक नहीं होती है प्रॉपर्टी की, तब तक उतना ही ध्यान रखेगा जैसे कि वो ऑर्डिनरी प्रूडेंस का ओनर है, और ऑर्डिनरी प्रूडेंस का ओनर होते हुए उसको जो ध्यान रखना चाहिए उन प्रॉपर्टी और डॉक्यूमेंट्स का, उतना ध्यान वो उनका रखेगा। अगली ड्यूटी सेलर की है टू गिव ऑन बीइंग सो रिक्वायर्ड द बायर और सच पर्सन एज ही डायरेक्ट्स सच पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी एज द नेचर एडमिट्स। बायर जब भी रिक्वेस्ट करता है ऑन बीइंग सो रिक्वायर्ड, जब उसको रिक्वेजिशन आती है बायर की तरफ से कि मुझे पोजेशन दे दीजिए, तो प्रॉपर्टी का जो भी नेचर है उसके अनुसार उसका पोजेशन वो दे देगा। भाई अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी तो उठा के उसके हाथ में तो नहीं पकड़ा सकता, मतलब प्रॉपर्टी का जो भी नेचर है उसके अनुसार पोजेशन देगा। इमूवेबल प्रॉपर्टी है, पोजेशन डीड बना के या लेटर बना के और चाबियां वाबियां सब, उसको काबिज करने की जो भी प्रक्रिया है, एक रीजनेबल प्रक्रिया वो कर सकता है। और उसके बाद सेलर की ड्यूटी है टू पे ऑल द पब्लिक चार्जेस एंड रेंट अक्रूड ड्यू इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रॉपर्टी अप टू द डेट ऑफ सेल। सेल की डेट तक जो भी रेंट अक्रू हुआ था या जो भी सरकारी चार्जेस थे जो अक्रू हुए थे, वो सारे वो सेल की डेट तक के वो पूरे पे करेगा। और द इंटरेस्ट ऑन ऑल द इनकम्बरेंसेस ऑन सच प्रॉपर्टी ड्यू ऑन सच डेट, और जो भी इनकम्बरेंसेस जो भी और बाहर थे उस प्रॉपर्टी पे, कोई लोन ले रखा है, कोई भी है, जो भी ड्यू था उस पर, जो भी इनकम्बरेंसेस थे उन पे जो भी इंटरेस्ट था उसको भी पे करेगा। एंड एक्सेप्ट व्हेन द प्रॉपर्टी इज सोल्ड सब्जेक्ट टू इनकम्बरेंसेस, और अगर लेकिन प्रॉपर्टी सब्जेक्ट टू इनकम्बरेंसेस बिकती है तब उसकी बात को छोड़ के, यानी जब प्रॉपर्टी सब्जेक्ट टू इनकम्बरेंसेस नहीं बिकती तो वो सारे इनकम्बरेंसेस को डिस्चार्ज करेगा, इनको खत्म करेगा जो तब एग्जिस्ट कर रहे थे। इनकम्बरेंस एक तरह जो भी भार है उस प्रॉपर्टी, यानी कोई लोन लिया गया उस प्रॉपर्टी के एवज में, उसको डिस्चार्ज करेगा, खत्म करेगा। कोई भी इंटरेस्ट अगर ड्यू हो जा रहा है उन इनकम्बरेंसेस पे, उसको भी पे करेगा डेट ऑफ सेल तक। लेकिन प्रॉपर्टी अगर सब्जेक्ट टू इनकम्बरेंस बिक रही है तब उसको इनकम्बरेंसेस को डिस्चार्ज नहीं करना है, लेकिन हाँ इंटरेस्ट उसको उस तारीख तक का जरूर देना है जब डेट ऑफ सेल होती है। The seller shall be deemed to contract with the buyer that the interest which the seller
professes to transfer to the buyer subsists and that he has power to transfer the same. ये मान लिया जाएगा कि सेलर का जो कॉन्ट्रैक्ट है बायर के साथ, कि जो भी इंटरेस्ट सेलर प्रोफेस कर रहा है, प्रोफेस करना मतलब जोर दे के किसी बात को रखना, प्रोफेसेस टू ट्रांसफर, कि वो जो भी इंटरेस्ट ट्रांसफर कर रहा है बायर को वो सबसिस्ट कर रहा है, यानी उसके पास वो इंटरेस्ट है और उसके पास उसको पावर टू ट्रांसफर भी है। ये मान के चला जाएगा कि जो भी सेलर अपने कॉन्ट्रैक्ट में कह रहा है कि मैं ये इंटरेस्ट बेचूंगा आपको, तो वो इंटरेस्ट उसके पास एग्जिस्ट कर रहा है और उसके पास उसको ट्रांसफर करने का पावर भी है। Provided that where the sale is made by a person in a fiduciary character, he shall be deemed to contract with the buyer that the seller has done no act whereby the property is encumbered or whereby he is hindered from transferring it. बशर्ते ये कि जब सेल किसी व्यक्ति के द्वारा फिड्यूशरी कैरेक्टर में की जाती है, यानी कि ट्रस्ट में की जाती है किसी दूसरे के लिए, तो ये मान लिया जाएगा कि उसने कॉन्ट्रैक्ट किया बायर के साथ कि वो जो सेलर है प्रॉपर्टी का, उसने कोई भी ऐसा कृत्य नहीं किया है जिसके द्वारा वो प्रॉपर्टी एनकम्बर्ड हो जाए या जिसके द्वारा वो उसको ट्रांसफ़र करने के लिए हिंडर हो जाए या उस ट्रांसफ़र करने के लिए रुकावट हो जाए। ये दोनों चीज़ मान ली जाएंगी कि सेलर ने कोई ऐसा कृत्य नहीं किया, सेलर हैज़ डन नो एक्ट, जिसके द्वारा वो प्रॉपर्टी अब एनकम्बर्ड हो गई है, या उसका ट्रांसफ़र सेलर ने कोई ऐसा कार्य भी नहीं किया जिसके द्वारा प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने के लिए वो हिंडर हो गया है, जैसे उसको मना कर दिया गया हो कि तुम नहीं बेचोगे, अब तुम मेरी तरफ से काम नहीं कर सकते हो, तुम फिड्यूशरी कैरेक्टर में मेरे साथ नहीं हो। तो फिड्यूशरी कैरेक्टर में जब भी कोई सेल होती है तो उसके बारे में ये मान लिया जाएगा कि वो इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट भी बायर के साथ कर रहा है कि सेलर ने कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया जिससे वो प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने के लिए हिंडर हो रहा हो या एनकम्बर्ड हो रही हो प्रॉपर्टी। और द बेनिफिट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मेंशन्ड इन दिस रूल शैल बी annexed to and shall go with the interest of the transferee as such and may be enforced by every person in whom that interest is for the whole or any part thereof from the time vested। तो जो भी कॉन्ट्रैक्ट का बेनिफिट है, जो भी बेनिफिट है उस कॉन्ट्रैक्ट का जो इस रूल में मेंशन्ड है, वो जुड़ा रहेगा, शैल बी annexed to एंड शैल गो विद ट्रांसफरी। और कोई भी कॉन्ट्रैक्ट का बेनिफिट जो है, जो बेनिफिट्स यहाँ मेंशन्ड है, जो हम कह रहे हैं कि ये मान लिया जाएगा, तो वो कॉन्ट्रैक्ट के साथ एनेक्स हो जाएंगे या उसके साथ जुड़ जाएंगे और ट्रांसफरी के इंटरेस्ट के साथ वो जुड़े रहेंगे। और उसके बाद वो ट्रांसफरी भी जिसको भी उसको ट्रांसफ़र करता है, और वो सारे के सारे इंटरेस्ट वो ट्रांसफरी के साथ जुड़ जाएंगे and may be enforced by every person in whom that interest is for the whole or part thereof from time to time vested। और जिसमें भी वो इंटरेस्ट वेस्टेड है वो उनको एनफोर्स कर सकता है। नाउ पार्ट 3 कह रहा है कि where the whole of the purchase money has been paid to the seller, जब सेलर को पूरा पैसा दे दिया गया, he is also bound to deliver to the buyer all documents of the title। वो बाउंड है कि वो जितने भी टाइटल के डॉक्यूमेंट्स हैं उनको डिलीवर करे रिलेशन में, विच आर इन सेलर्स पोजेशन और पावर, जो भी सेलर के पोजेशन में है या उसके पावर में है, ही इज बाउंड टू डिलीवर देम, प्रोवाइडेड, बशर्ते कि वेयर द सेलर रिटेन्स एनी पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी कंप्राइज्ड इन सच डॉक्यूमेंट्स, अगर सेलर अपने पास रख रहा है कोई पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी जो डॉक्यूमेंट्स में है, तो ही इज एंटाइटल्ड टू रिटेन देम ऑल, तो वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स अपने पास रख सकता है और तब उसको कोई ये ड्यूटी नहीं है कि उन डॉक्यूमेंट्स को वो दे दे। इसलिए कई बार क्या होता है, जो सेलर है वो एक बड़ी बिल्डिंग बेचते हैं तो उसमें से छोटी दुकान अपने पास रख लेंगे या छोटा कमरा अपने पास रख लेंगे,
और फिर वो उसका प्रॉपर्टी के पूरा कागज अपने पास रखे रहते हैं। एंड वेयर द होल ऑफ सच प्रॉपर्टी इज सोल्ड टू डिफरेंट बायर्स, और जहां पर वो पूरी प्रॉपर्टी अलग अलग बायर्स को बेची जा रही है, द बायर्स ऑफ द लॉट ऑफ ग्रेटेस्ट वैल्यू इज एंटाइटल्ड टू सच डॉक्यूमेंट्स। तब जो सबसे ज्यादा वैल्यू का बायर है वो एंटाइटल हो जाएगा ऐसे डॉक्यूमेंट्स के लिए। कहने का मतलब ये कि जहां पर प्रॉपर्टी पूरी नहीं बेची गई, थोड़ा सा अपने पास रखा गया, तो सेलर सारे के सारे डॉक्यूमेंट रख सकता है। और जहां प्रॉपर्टी पूरी बेच दी गई, लेकिन बेच दी गई और उसमें से जो भी बाहर सबसे ज्यादा वैल्यू का है वो उन डॉक्यूमेंट्स को रख लेगा। बट इन केस द सेलर एंड इन केस द buyer of the lot of greatest value is bound upon every reasonable request by the buyer or by any of the other buyers, as the case may be, and at the cost of the person making the request to produce the said documents, और अगर जितने भी दूसरे बायर हैं जिनके पास वो डॉक्यूमेंट्स नहीं, वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं तो उन डॉक्यूमेंट्स को प्रोड्यूस कर दिया जाए और उसकी कॉस्ट दे सकते हैं वो, एंड फर्निश सच ट्रू कॉपीज देयर ऑफ, या वो ये कह सकते हैं कि उसकी ट्रू कॉपी दे दे वो उनको, या उनके एक्सट्रैक्ट्स दे दें। एक्सट्रैक्ट में उनके एक पोर्शन में से कुछ कॉपी करके दे दें, या पूरे के पूरे की ट्रू कॉपी दे दें। एक्सट्रैक्ट्स दे सकता है उसमें से। ये रिक्वेस्ट कौन करेगा? जो दूसरा बायर है जिसके पास प्रॉपर्टी के कागज नहीं है। एंड इन द मीन टाइम द सेलर और द बायर ऑफ द लॉट ऑफ ग्रेटेस्ट वैल्यू एज द केस मे बी शैल कीप दिस डॉक्यूमेंट सेफ। और मीन टाइम में वो जो ग्रेटेस्ट वैल्यू का बायर है या जो सेलर है, अगर उसने पूरी नहीं बेची थी प्रॉपर्टी, तो वो उनको सेफ रखेगा, बिना कैंसिल करके रखेगा, अनडिफेस्ड रखेगा, उसके फेस पे कोई मार्क या चिन्ह नहीं लगना चाहिए, अनलेस प्रिवेंटेड फ्रॉम सो डूइंग बाय फायर और अदर इनएविटेबल एक्सीडेंट। जब तक कि ऐसा ना हो कि कोई अनअवॉइडेबल एक्सीडेंट हो जाए या फिर फायर हो जाए, उसमें तो वो डिफेस वगैरह हो सकते हैं, लेकिन वो उन डॉक्यूमेंट्स को अनडिफेस्ड, सेफ और अनडिफेस्ड और अनकैंसल्ड रखेगा। और उसको कभी कोई केस फाइल होता है तो उसको बताना पड़ेगा मैंने उसको कैसे रखा था। अब सेलर के पास राइट एक और भी है, सेलर इज एंटाइटल्ड टू द रेंट्स एंड प्रॉफिट्स ऑफ द प्रॉपर्टी टिल द ओनरशिप पासेस। जब तक कि ओनरशिप पास नहीं कर जाती है, तब तक जितना भी रेंट या प्रॉफिट आ रहा है प्रॉपर्टी से, वो अपने पास रख सकता है। Where the ownership of the property has passed to the buyer before payment of the whole of the purchase money, परचेज मनी पूरा पे करने से पहले ही अगर ओनरशिप बायर के पास चली गई है, तो सेलर इज एंटाइटल्ड टू अ चार्ज। सेलर के पास एक चार्ज रहेगा, प्रॉपर्टी पे भार रहेगा। अब चार्ज अपॉन द प्रॉपर्टी, जो कि बायर के हाथ में है प्रॉपर्टी, लेकिन इसके पास चार्ज रहेगा। एनी ट्रांसफरी विदाउट कंसिडरेशन और एनी ट्रांसफरी विद नोटिस ऑफ पेमेंट, जबकि बायर ऐसा हो जो कि ऐसा ट्रांसफरी हो जो कि बिना कंसिडरेशन का हो, या कोई ऐसा ट्रांसफरी हो जो कि जिसको नॉन पेमेंट का पता ही ना हो कि उसने कुछ पेमेंट नहीं किया था, तो ही विल हैव अ चार्ज फॉर द अमाउंट ऑफ द परचेज मनी। जो भी परचेज मनी का जो अनपेड था पार्ट, उस रिस्पेक्ट में एक चार्ज प्रॉपर्टी पे रहेगा। एंड फॉर द इंटरेस्ट ऑन सच अमाउंट और पार्ट फ्रॉम द डेट ऑन विच द पोजीशन हैज बीन डिलीवर्ड। जिस तारीख में पोजीशन दिया गया है, उस तारीख से उसके पास जो पैसा नहीं दिया गया परचेज मनी, उसका चार्ज, उस हद तक का चार्ज, द चार्ज अपॉन द प्रॉपर्टी फॉर द अमाउंट ऑफ द परचेज मनी। प्रॉपर्टी पे चार्ज रहेगा उस परचेज मनी अमाउंट के लिए, या उसका किसी पार्ट के लिए जो कि अनपेड, रिमेनिंग अनपेड है, और उस इंटरेस्ट के लिए जो भी ब्याज है, ब्याज के संबंध में भी चार्ज रहेगा। यानी कि जब तक कि खरीदार पूरा पेमेंट नहीं करता, प्रॉपर्टी पे चार्ज बना रहता है विक्रेता का, उस हद तक के लिए या उस पर्पस के लिए कि वो परचेज मनी जो है, परचेज मनी के अमाउंट के लिए और उस पर ब्याज के लिए। अब बायर बंधा हुआ है, बायर की क्या ड्यूटीज और लायबिलिटी? बायर इज बाउंड टू डिस्क्लोज टू द सेलर एनी फैक्ट
as to the nature or extent of seller's interest in the property of which the buyer is aware. बायर को क्या पता है, वो डिस्क्लोज करेगा सेलर को कि मुझे क्या पता है कि बायर का, कि सेलर का क्या इंटरेस्ट है उस प्रॉपर्टी में, बट ऑफ विच ही हैज रीजन टू बिलीव, लेकिन उसके पास अगर विश्वास करने के कारण है दैट द सेलर इज नॉट अवेयर, कि सेलर उसके बारे में नहीं जानकारी रखता कि बायर को क्या पता है, एंड विच मटीरियली इंक्रीजेज द वैल्यू ऑफ सच इंटरेस्ट, और वो जो सूचना है, वो जो जानकारी है, वो उस इंटरेस्ट की वैल्यू को बढ़ा दे रही है। अगर बायर को पता है तो उसकी ड्यूटी है सेलर को बताना। जैसे सेलर कोई तांबे का बर्तन बेच रहा है और बायर जो है वो जौहरी है और जानता है ये तांबे का नहीं है और गोल्ड का है, लेकिन सेलर को पता नहीं है ये गोल्ड का है, तो बायर को अगर विश्वास करने का कारण हो कि सेलर को पता नहीं है, जैसे सेलर आम आदमी, उसको गोल्ड का कोई पहचान नहीं होती है और इसलिए उसको पता नहीं है, ना उसके पास कोई पहले का बिल वगैरह है संबंध में, तो ऐसे कंडीशन में जहां पर रीजन टू बिलीव बायर के पास हो कि कुछ ऐसी सूचना है जिससे कि मटेरियल वैल्यू जो है उस प्रॉपर्टी के इंटरेस्ट की बढ़ जाती है, उस बात को डिस्क्लोज करने की ड्यूटी है बायर की सेलर को। दूसरी ड्यूटी बायर की क्या है? टू पे और टेंडर एट द टाइम एंड प्लेस ऑफ कंप्लीटिंग द सेल। जो समय और जगह है सेल को कंप्लीट करने का, वहां पर वो देगा, पे करेगा या टेंडर करेगा या आगे बढ़ाएगा। द परचेज मनी टू द सेलर एज ही डायरेक्ट्स, जैसे सेलर डायरेक्ट करेगा वैसे उसको वो टेंडर करेगा या पे करेगा। प्रोवाइडेड दैट वेयर द प्रॉपर्टी इज सोल्ड फ्री फ्रॉम इनकम्बरेंसेस, बट जहां प्रॉपर्टी इनकम्बरेंसेस से फ्री करके बेची जा रही है, the buyer may retain out of the purchase money the amount of any encumbrance on the property. परचेज मनी से बायर अपने पास रख सकता है जो भी इनकम्बरेंस है उस प्रॉपर्टी पे जो एग्जिस्ट कर रहे हैं सेल की डेट पे, एंड शैल पे द अमाउंट सो रिटेन द पर्सन एंटाइटल्ड देयर, और वो राशि जो है ही कैन पे, ही शैल पे, जो रिटेन राशि है जो भी पर्सन्स हैं उसके लिए एंटाइटल, यानी जो भी जिनका इनकम्बरेंस था, जिसने मान ली लोन दे रखा था, उस राशि में से काट के उनको दे सकता है जहां पर प्रॉपर्टी फ्री फ्रॉम इनकम्बरेंसेस बिक रही है। वेयर द, वो ड्यूटी है इनफैक्ट उसकी, वो ऐसा करे। वेयर द ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी हैज पास टू द बायर, जब प्रॉपर्टी की ओनरशिप बायर को पास हो गई है, to bear any loss arising from the destruction, injury or decrease in the value of the property, वो कोई भी अगर लॉस होता है जो अराइज कर रहा है डिस्ट्रक्शन, इंजरी या डिक्रीज से उस वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी के, जो सेलर ने कॉज नहीं किया है, वो उस लॉस को बियर करेगा। क्योंकि लॉस अगर इसलिए नहीं अराइज हुआ, वो सेलर की वजह से अराइज हुआ हो, तो उस लॉस को बियर करेगा। अगर वो लॉस, अगर वो प्रॉपर्टी बायर को पास कर गई है, where the ownership of the property has passed to the buyer, जब ओनरशिप पास हो जाती बायर को, एज बिटवीन हिमसेल्फ एंड द सेलर, सेलर और उसके बीच में, वो सारे के सारे पब्लिक चार्जेस देगा, यानी जो सरकार के चार्जेस देगा, और जो भी रेंट होगा वो पेबल हो जाएगा इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर्टी। द प्रिंसिपल मनी इज ड्यू ऑन एनी इनकम्बरेंसेस, कोई भी अगर इनकम्बरेंसेस है उसका प्रिंसिपल पैसा वापस करेगा जिसके सब्जेक्ट वो प्रॉपर्टी बेची गई थी, एंड द इंटरेस्ट देयर ऑन, और उस पर जो भी इंटरेस्ट होगा जो बाद में ड्यू होगा, आफ्टरवर्ड द फ्लोइंग ड्यू, तो उसको भी वो देगा। यानी प्रॉपर्टी बिकने के बाद एक बार पास हो जाती है प्रॉपर्टी, तो बायर उसमें कोई भी अगर लॉस हो रहा है डिस्ट्रक्शन, इंजरी या किसी भी डिक्रीज वैल्यू की वजह से, वो उसका खुद जिम्मेदार है। और कोई भी सरकारी पेमेंट वगैरह या कोई रेंट का पेमेंट या कोई प्रिंसिपल मनी जो बोरो किया गया उसका पेमेंट या उस पर इंटरेस्ट वगैरह जो है उसको ही देना।
उसके बाद पॉइंट नंबर 6 में बायर इज एंटाइटल्ड, बायर हक है बायर को, वेयर द ओनरशिप इज ऑफ द प्रॉपर्टी हैज पास टू हिम, कि अगर प्रॉपर्टी की ओनरशिप उसको पास कर गई है, ही इज एंटाइटल्ड टू द बेनिफिट ऑफ एनी इंप्रूवमेंट, अगर और इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी की वैल्यू में कोई बढ़त होती है या उसकी वैल्यू में कोई इंप्रूवमेंट होता है, उसका वो हकदार है, और जो भी रेंट या प्रॉफिट्स आएंगे उसका भी हकदार है। दूसरी बात, अनलेस ही हैज इम्प्रॉपरली डिक्लाइन टू एक्सेप्ट डिलीवरी ऑफ द प्रॉपर्टी, अगर उसने प्रॉपर्टी की डिलीवरी को एक्सेप्ट नहीं किया, ये डिक्लाइन टू एक्सेप्ट, और उसका जो उसने जो मना किया था, डिक्लाइन मतलब मना कर देना, वो इम्प्रॉपर था, वो सही नहीं था। He has improperly declined the delivery of the property. Then he is entitled to a charge on the property as against the seller and all persons claiming under him, to the extent of the seller's interest in the property. जितना भी सेलर का इंटरेस्ट है उस हद तक का चार्ज उसके पास रहेगा। फॉर द अमाउंट ऑफ एनी परचेज मनी प्रॉपरली पेड, जो पैसा उसने प्रॉपरली पे कर दिया था उस हद तक का। इन एंटिसिपेशन ऑफ डिलीवरी, डिलीवरी के एंटिसिपेशन में पे कर दिया था। एंड फॉर इंटरेस्ट ऑन सच अमाउंट, और उस पर जो भी ब्याज बढ़ता जाता है तो वो उसका भी वो हकदार है, उसके इवज में भी चार्ज का हकदार है। एंड व्हेन ही प्रॉपरली डिक्लाइंस टू एक्सेप्ट डिलीवरी, और अगर वो जो डिलीवरी स्वीकार करने से मना करता है वो प्रॉपर है, ऑल्सो फॉर द अर्नेस्ट एंड फॉर द कॉस्ट अवॉर्डेड टू हिम ऑफ अ सूट टू कंपेल द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो अगर वो कोई सूट लेके जाता है कोर्ट में और मजबूर कर देने के लिए कि कॉन्ट्रैक्ट का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस किया जाए, तो वो प्रॉपर्टी के ऊपर उसका इस बात में भी चार्ज रहेगा कि कोई भी कॉस्ट जो अवार्ड किए जाएंगे उसको, और कोई भी अगर अर्नेस्ट मनी जो उसने किया होगा उस हद तक का भी वो सूट में जो भी अर्नेस्ट मनी का पेमेंट किया होगा उसका भी हकदार होगा। तो किस चीज़ का हकदार होगा? टू द चार्ज। यू unless he has improperly declined to accept the delivery, to a charge, he will be entitled to the charge on the property against the seller। और जो प्रॉपरली डिक्लाइन करता है तो वो उस अर्नेस्ट मनी और कॉस्ट का भी हकदार है। And any omission to make such disclosures are mentioned in section paragraph L clause A and B, 5 clause A is fraudulent। और अगर ये उसने डिस्क्लोजर नहीं किया जो ऊपर लिखा है तो उसका रिजल्ट ये होगा कि उसको फ्रॉडुलेंट मान के उसके खिलाफ फ्रॉड की कार्रवाई की जा सकती है। और 56 सेक्शन है मार्शलिंग बाय ए सब्सिक्वेंट परचेजर। इफ ओनर ऑफ 2 or more प्रॉपर्टीज मॉर्गेजेस देम टू 1 person, 2 या ज़्यादा प्रॉपर्टी का ओनर जो है अगर उनको एक पर्सन को मॉर्गेज कर देता है तो गिरवी रख देता है, and then sells 1 or more of the properties to another person, और उसके बाद उनमें से एक या ज़्यादा प्रॉपर्टीज को दूसरे व्यक्ति को बेच देता है। The buyer is in the absence of a contract to the contrary entitled to have the mortgage debt satisfied। बायर इस बात का हकदार होगा कि वो मॉर्गेज की जो भी डेट थी उसको सेटिस्फाई करवा ले आउट ऑफ द प्रॉपर्टीज नॉट सोल्ड टू हिम, जो प्रॉपर्टीज उसको नहीं भी बेची गई थी उनसे भी, क्योंकि उसने मॉर्गेज कर दिया था ज़्यादा प्रॉपर्टीज को, तो जो नहीं भी उसको सोल्ड की गई हैं, सेल की गई हैं, उनमें से एक प्रॉपर्टी उसको बेची गई, लेकिन वो मॉर्गेज डेट जो भी थी उसको उन प्रॉपर्टीज से भी वो सेटिस्फाई करा सकता है जो उसको नहीं बेची गई हैं। सो फार एज द सेम विल एक्सटेंड बट नॉट सो एज टू प्रेजुडिस द राइट्स ऑफ द मॉर्गेजी और पर्सन्स क्लेमिंग अंडर हिम, लेकिन मॉर्गेजी के राइट को वो प्रेजुडिस नहीं कर सकता। Who has for consideration acquired an interest in any of the properties, जिसने कोई इंटरेस्ट अक्वायर कर लिया हो। कुछ मॉर्गेज ऐसे भी होते हैं जिसमें कि प्रॉपर्टीज में इंटरेस्ट ट्रांसफर कर दिया जाता है, तो अगर मॉर्गेजी ने कोई प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट अक्वायर कर लिया है उसको प्रेजुडिस ये जो बायर है ये नहीं कर सकता, यानी कि उसके खिलाफ वो नहीं जा सकता। लेकिन अगर 2 या ज़्यादा प्रॉपर्टी का ओनर जो था उसने एक पर्सन को मॉर्गेज कर दी है प्रॉपर्टी,
और उसके बाद वो इस प्रॉपर्टी को एक व्यक्ति को बेच देता है, एक प्रॉपर्टी को उनमें से कई प्रॉपर्टीज को बेच देता है। तो जो भी खरीदार है वो मोर्टगेज की जो डेट है वो सेटिस्फाई करवा सकता है उन प्रॉपर्टीज से भी जो उसको नहीं बेची गई हैं, लेकिन जो मोर्टगेज थी। ये सेक्शन 56 में कहा जा रहा है। एंड सेक्शन 57, प्रोविजन बाय कोर्ट फॉर इनकम्बरेंसेस एंड सेल फ्रीड देयर फ्रॉम। जहां पर भी कोई मूवेबल प्रॉपर्टी है जो कि इस पे कोई इनकम्बरेंस है, सब्जेक्ट टू एनी इनकम्बरेंस, वेदर इमीडिएटली पेएबल और नॉट, और इनकम्बरेंस का पेमेंट भले ही इमीडिएटली ना किया जाना हो, और प्रॉपर्टी को सोल्ड कर दिया, सेल कर दिया जाता है बाय द कोर्ट और इन एग्जीक्यूशन ऑफ ए डिक्री, या आउट ऑफ कोर्ट सेल कर दिया जाता है ऑन द एग्जीक्यूशन ऑफ ए डिक्री, या आउट ऑफ कोर्ट सेल कर दिया जाता है, द कोर्ट में ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी पार्टी डायरेक्ट टू अलाउ पेमेंट इन टू कोर्ट। कोर्ट अलाउ कर सकता है कि पेमेंट कोर्ट में कर दिया जाए। और in case of any annual or monthly sum charged on the property or of a capital sum charged on a determinable interest in the property of such amount as when invested in securities of the central government the court considers will be sufficient by means of the interest thereof to keep down or otherwise provide for that charge। तो एप्लीकेशन कौन करेगा? जो भी पार्टी है सेल की। अगर प्रॉपर्टी सब्जेक्ट टू इनकम्बरेंस है और उस प्रॉपर्टी को कोर्ट बेच रहा है, तो एप्लीकेशन ऑफ एनी पार्टी ऑफ द सेल टू द सेल, वो एप्लीकेशन करेगी तो वो कोर्ट में पेमेंट अलाउ कर सकते हैं। कोर्ट पेमेंट अलाउ कर सकता है कि कोर्ट में कर दिया जाए। अगर ऐसा कोई सम है जो कि उस प्रॉपर्टी पे चार्ज हो रहा है, जो कि एनुअल है या मंथली है, वो कोर्ट कहेगा कि इसका पेमेंट जो है कोर्ट में करिए। या कोई कैपिटल सम है जो कि उस प्रॉपर्टी में पहले से तय इंटरेस्ट है, उसके ऊपर कोई अगर कैपिटल सम है, तो बड़ी कोई एक मुश्त राशि है, वो उतना अमाउंट उस राशि के संबंध में उतना अमाउंट पे करने के लिए बोल सकता है, क्योंकि जब सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया जाएगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो उसके इंटरेस्ट से उस चार्ज को डाउन रखा जा सकता है या प्रोवाइड फॉर किया जा सकता है। And in any other case of a capital sum charged on the property of the amount sufficient to meet the encumbrance, उतना अमाउंट उस encumbrance को मीट करने के लिए सफिशिएंट था और उसके इंटरेस्ट को मीट करने के लिए सफिशिएंट था, उतना अमाउंट वो पे करने के लिए कोर्ट बोल सकता है। But in either case there shall also be paid into court such additional amount as the court considers will be sufficient to meet the contingency of further cost। अगर ऐसी सिचुएशन आती, कंटीजेंसी आ जाती है कि और भी कॉस्ट हो सकते हैं, एक्सपेंसेस हो सकते हैं, इंटरेस्ट हो सकता है, उसके लिए भी कोर्ट ऑर्डर कर सकते हैं, सिवाय डेप्रिसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स के, जो कि 1/10 पार्ट ऑफ द ओरिजिनल अमाउंट टू बी पेड इन से ज़्यादा नहीं होगा, अनलेस द कोर्ट फॉर स्पेशल रीजंस थिंक्स फिट टू रिक्वायर लार्जर एडिशनल अमाउंट। और कंटीजेंसी अमाउंट यानी एक 10वां भाग जो भी ओरिजिनल राशि थी उसका पूरा पार्ट प्लस 1/10 यानी 110% का पेमेंट करने के लिए कोर्ट कह सकते हैं। Thereupon the court may, if it thinks fit and after notice to the encumbrance, unless the court for reasons to be recorded in writing thinks fit to dispense with such notice, declare the property to be freed from the encumbrance। और उसके बाद ये जब पेमेंट हो जाता है तो कोर्ट नोटिस दे के और रीजंस को रिकॉर्ड करके राइटिंग में उस प्रॉपर्टी को फ्री फ्रॉम इनकम्बरेंस डिक्लेयर घोषित कर सकती है और उसका कोई भी ऑर्डर पास कर सकती है उसको कन्वे करने का या वेस्ट करने का किसी में, जो कि प्रॉपर है फॉर गिविंग इफेक्ट टू द सेल। और वो डायरेक्शन दे सकती हैं कि फॉर द रिटेंशन एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ द मनी इन द कोर्ट, कि वो पैसा जो है वो रिटेन किया जाए और कोर्ट में इन्वेस्ट करके रखा जाए। आफ्टर नोटिस सर्व्ड ऑन द पर्सन्स इंटरेस्टेड इन और एंटाइटल्ड टू द मनी और फंड इन द कोर्ट, एक बार उन लोगों को नोटिस मिल जाता है जो कि उस फंड के एंटाइटल्ड हैं, जो कोर्ट में जमा हुआ था, यानी जो भी इनकम्बर्ड पार्टीज हैं
इनकमनेंस वाली पार्टीज हैं, द कोर्ट में डायरेक्ट पेमेंट और ट्रांसफर देयर ऑफ टू द पर्सन एंटाइटल्ड टू रिसीव, वो डायरेक्ट कर सकता है कि उनको पेमेंट कर दिया जाए, एंड जनरली मे गिव डायरेक्शन रिस्पेक्टिंग द एप्लीकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल और इनकम देयर ऑफ, और उसके बारे में कि कैसे जो भी अमाउंट है कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा उन लोगों को, उसके बारे में भी डायरेक्शन दे सकते हैं. An appeal shall lie from any declaration, order and direction under this section as if the same were a decree. और डायरेक्शन पर भी एक अपील किया जा सकता है. तो इसके साथ हम लोग चैप्टर 3 हमने खत्म कर लिया. We will continue from chapter 4 at 2:15 p.m. and we'll try to cover the remaining sections, क्योंकि there are selected sections also only in the course now further, और वो sections हम next अपने lecture में 2:15 पर will complete them.